Hello बच्चों, let's read the question. The question says, if a chemical change is brought about by one or more methods in one or more steps, then the amount of heat absorbed or evolved during the complete course of reaction is same, whichever method was followed. This law is known as. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा हमारा की कॉन्सेप्ट होगा हेज़िस लॉ। तो हेज़िस लॉ हमारा क्या बोलता है वो देखते हैं। इफ अ केमिकल रिएक्शन is completed in single step or number of steps, the heat change involved would be same। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है ए और वो बी में ट्रांसफॉर्म होता है और यहाँ से हीट चेंज डेल्टा एच वन होता है। बी से सी ट्रांसफॉर्म होता है, वहाँ से एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच टू होता है और सी से डी बनता है तो वहाँ से एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच थ्री होता है। तो अगर हमें ए से डायरेक्ट डी को बनाना पड़े तो जो हमारा एंथैल्पी चेंज आएगा मान लेते हैं डेल्टा एच फोर आता है। तो डेल्टा एच फोर जो होगा वो डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री के इक्वल होगा। ये हमारा हेज़िस लॉ बोलता है और यही हमारा डेफिनेशन में पूछा गया है। इफ़ अ केमिकल चेंज इज बोथ बाय वन और मोर मेथड्स इन वन और मोर स्टेप्स। ये हमारे पास जैसे एक मेथड था, मान लेते हैं हम हीट से करते हैं इसको, या फिर इसको हम सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर एचनो की प्रेजेंस में करते हैं। तो दोनों में एनर्जी का जो कंजप्शन होगा वो सिमिलर होगा या फिर एनर्जी का जो चेंज होगा वो सिमिलर होगा। ड्यूरिंग द कंप्लीट कोर्स ऑफ रिएक्शन इज सेम विच एवर मेथड इज फॉलोड। तो ये हमारा हेज़िस लॉ बोलता है। ओके, तो अभी दूसरे ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं। ली चैटलियर प्रिंसिपल हमारा क्या होता है इसको देखते हैं। डिस्टर्बिंग अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम shift the equilibrium in direction that counteracts the change। तो ये हमारा क्या बोलता है, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी कंबाइन करके सी प्लस डी फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर देते हैं यानी इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर देते हैं, तो हमने इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ किया है तो जो इक्विलिब्रियम है वो इसका अपोज करेगा यानी वो इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट फास्ट कर देगा और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट स्लो कर देगा। तो इस तरह से हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल काम करता है। और जूल थॉमसन इफेक्ट देखते हैं। तो हमारा जूल थॉमसन इफेक्ट क्या बोलता है वो देखते हैं। when the highly compressed gas is suddenly allowed to expand
इट कॉजेज कूलिंग। और हमारा ट्राउटन्स लॉ क्या बोलता है वो देखते हैं। ट्राउटन्स रूल स्टेट्स दैट एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन at the boiling point is same for all liquids approximately, यानी डेल्टा एस वी इज इक्वल टू डेल्टा एच वी ओवर टी बी, which is approximately equal to 90 जूल पर मोल पर केल्विन। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि यही हमारा जो हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है उसको एक्सप्लेन करता है। तो ऑप्शन बी Hess's law would be the correct option to this question. Hope you understand it well. Best of luck.